हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड इतिहास की 19वीं क्लास, जिसमें हम जो है आज स्टार्ट करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश को। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है भाई, ये उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसमें और यूके पीएससी का जो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर करवाते हैं यूके पीएससी, उसके सिलेबस में बिल्कुल एकदम अंडरलाइन करके लिखा गया है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमेशा बनता है। ठीक है, तो पहले इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वानों ने जो है कार्तिकेयपुर राजवंश को क्या बताया है, कौन क्या बता रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एटकिंसन। जो एटकिंसन है ये आपके जो है क्या है कि उत्तराखंड के इतिहास में कई जगह इनका नाम आपको देखने को मिलेगा एटकिंसन का। तो एटकिंसन ने एक पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है भाई, याद रखना, इनकी जो एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है, हिमालयन गजेटियर, है ना। कहीं पे जो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी होता लिखा हुआ, लेकिन हिमालयन गजेटियर है ना, ये इनकी पुस्तक है। प्रकाशित हुई थी 1884, 1884 में ये प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में जो ये एटकिंसन है, ये क्या कहते हैं कि कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, यहाँ पे जो शासन करने वाले लोग थे वो थे कौन। तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर आप थोड़ा सा इंडिया के मैप में देखते हो, तो इंडिया के मैप का ये ऊपरी जो हिस्सा है, आपको ये पता होगा कि ये मान के चलो कि ये तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड है, और ये इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया ये जम्मू कश्मीर वाला और ये लद्दाख वाला एरिया है ना। तो वो कहते हैं कि जो ये वाला जो एरिया है, ये थे कौन। आपको पता होगा कि ये जो एरिया है ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान में यहाँ पे क्या पड़ता है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है आपकी, काबुल। आपने काबुल सुना होगा अफगानिस्तान में। तो वो कह रहे कि ये जो जनजाति थी ये काबुल में, और आपने हिमालय भी सुना होगा। तो जो हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये पूरब में जो हमारा क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश है, तिब्बत है, वहाँ पे नामचा बरवा पर्वत पड़ता है। तो वहाँ से लेकर और यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला जो ये एरिया है, पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे क्या पड़ता है, कातिल पर्वत पड़ता है। कातिल पर्वत तक जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में भी हिमालय पर्वत फैला हुआ है, नेपाल में तो पूरा ही है, माउंट एवरेस्ट पूरा नेपाल में ही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा गया है कि जो काबुल है, काबुल और हिमालय के पश्चिमी ढाल में, क्या कहा इन्होंने, काबुल और हिमालय की पश्चिमी ढाल में, पश्चिमी ढाल में एक जाति निवास करती थी। क्या नाम था, कटोर जाति। तो एटकिंसन क्या कहते हैं कि जो ये कटोर जाति है, इस कटोर जाति का वंशज माना गया है। कटोर जाति का क्या माना गया है, वंशज माना गया है। किसे, कार्तिकेयपुर राजवंश में शासन करने वाली जाति को। इसी पुस्तक में जो हिमालयन गजेटियर पुस्तक है, इसी में इन्होंने जो है इनको क्या है, कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है, कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल एकदम बेसिक जानकारी सी है कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए, कि कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कत्यूरी कहा जाता है, कत्यूरी वंश कहा जाता है। और जो कत्यूरी शब्द है, इनके लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, एटकिंसन ने किया है। और एटकिंसन ने अपनी किस पुस्तक में किया है, तो हिमालयन गजेटियर पुस्तक में कहा है। और इसी हिमालयन गजेटियर पुस्तक में क्या कहा इन्होंने कि जो ये कार्तिकेयपुर या कत्यूरी थे, ये थे कौन, ये कत्यूरी, ये थे आपके काबुल और हिमालय की पश्चिमी ढाल में निवास करने वाली कटोर जाति के ही क्या थे, ये वंशज थे। तो ये तो बात रही भाई एटकिंसन की। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन, जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने क्या कहा है कि जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश में शासन करने वाले जो लोग थे, या कत्यूरी वंश था, ये कत्यूरी वंश कौन थे, तो ये शक और कुषाण। हालांकि अगर इसके ज़्यादातर तर्क देखोगे विद्वानों के, तो ये बिल्कुल ही एक हिसाब से क्या है कि लगता नहीं है ऐसे, लेकिन ये पूछता है पेपर में कि जो शक और कुषाण है, शक और कुषाणों से संबंधित बताया है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि शक और जो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश है, उसको शक और कुषाणों से संबंधित किसने बताया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने बताया है। और क्या कहते हैं, काबुल और हिमालय के पश्चिम में निवास करने वाली कटोर जाति के वंशज किसने बताया है, तो ये एटकिंसन ने बताया है। अगर आप देखोगे, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा शिव प्रसाद डबराल का। तो जो शिव प्रसाद डबराल है ना, एक नाम आपके पास क्या आएगा, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल।
तो शिव प्रसाद डबराल ने जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इनको क्या कहा, तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा कि ये जो है और कोई नहीं, ये क्या थे आपके खस थे। कौन थे? खस थे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है खस से संबंधित किसने बताया? शिव प्रसाद डबराल ने बताया है। और शक और कुषाणों से संबंधित किसने बताया? राहुल सांकृत्यायन ने बताया है। और कठोर जाति जो काबुल और हिमालय के पश्चिम में रहती है इनसे संबंधित किसने बताया है? एटकिंसन ने बताया है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद जरा आगे देखते हैं, आगे आपको क्या ध्यान रखना है। अगर हम इनकी भाषा की बात करें, भाई भाषा की अगर बात करें तो इनकी अगर राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा, तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी भाई। राजकीय भाषा का मतलब जानते हो? राजकीय भाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा। जो इनकी सरकारी कामकाज की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन अगर हम इनकी लोक भाषा देखें, लोक भाषा, तो लोक भाषा क्या थी इनकी? पाली थी, है ना। अगर आप पाली और संस्कृत में अगर फर्क देखोगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपकी संस्कृत है, संस्कृत से ही क्या आई है? पाली भाषा आई है ना। और पाली भाषा से क्या आई है? प्राकृत भाषा आई है। और प्राकृत से क्या आती है? अपभ्रंश आती है। और अपभ्रंश से अवहट आती है, और अवहट से क्या आती है? हिंदी बनती है। तो ये मतलब भाषा के चरण है। संस्कृत भाषा का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब इनकी राजकीय भाषा थी वो प्योर संस्कृत थी, लेकिन जो बोलचाल में लोग यूज करते हो थोड़ी सी टूटी फूटी भाषा करते हैं। संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है आपकी पाली। तो जो लोक भाषा थी वो क्या थी? आपकी पाली भाषा थी, यानी कि संस्कृत का ही रूप है पाली भाषा भी, लेकिन संस्कृत का क्या है? ये बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन राजकीय भाषा क्या थी इनकी? मतलब संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी? आपकी पाली थी। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगर इनकी मतलब लिपि की बात करें, लिपि आप लोग जानते होंगे कि लिपि किसे कहते हैं? तो लिखने के लिए जो लेखन चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा में क्या है? क के लिए ये वाला चिन्ह निश्चित किया गया है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, तो अंग्रेजी भाषा में जो है रोमन लिपि में जो है क्या किया गया? क के लिए के निश्चित किया गया है। उर्दू भाषा में जो ये निश्चित किया गया है। तो ये क्या होता है? जो लेखन चिन्ह होता है इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इनकी जो लिपि थी वो क्या थी? आपकी कुटिला लिपि थी। मतलब ये कुटिला लिपि थी। ये इसकी जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि इनके जो मतलब वो मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में जो है कुटिला लिपि का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो संभवतः इनकी जो मतलब भाषा थी वो तो संस्कृत और पाली थी, लेकिन जो लिपि का प्रयोग शिलालेखों में किया गया है, अभिलेखों में किया गया है, कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। तो संभवतः जो है कुटिला लिपि में ही क्या है? ये लिखा करते थे। अगर हम इनकी राजधानी की बात करें, राजधानी, तो कार्तिकेयपुर वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी भाई? जो है प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी इनकी कहाँ थी? जोशीमठ थी। कहाँ थी? जोशीमठ। और जो बाद में इनकी राजधानी रणचूला हो गई थी। बाद में कहाँ हो गई थी इनकी राजधानी? रणचूला हाट। रणचूला हाट कहाँ पड़ता है? बैजनाथ में। बैजनाथ बोल सकते हो आप लोग। हो सकता है कि सीधा बैजनाथ बोल दे कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। और बाद में इनकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? बैजनाथ में बनाई गई थी। या फिर रणचूला हाट बता देगा। तो रणचूला हाट बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसी में थोड़ा सा देखें तो इनकी जो क्या थी? शीतकालीन, शीतकालीन राजधानी। तो शीतकालीन राजधानी कहाँ थी इनकी? तो टिकुला। टिकुला कहाँ पड़ता है? रामनगर है, नैनीताल में जो रामनगर है। और आप ये बोल सकते हो कि रामनगर में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका जो मुख्य द्वार है उस द्वार के पास जो है टिकुला पड़ता है ना। उसी के नज़दीक क्या पड़ता है? टिकुला पड़ता है। वही टिकुला जो इनकी क्या थी? आपकी शीतकालीन राजधानी थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना, कि शीतकालीन राजधानी कहाँ थी इनकी? तो टिकुला थी। और इनकी जो राजधानी थी तो मेन जो राजधानी थी वो प्रारंभिक जोशीमठ थी। और बाद में इनकी राजधानी कहाँ है? द्वितीय राजधानी कहाँ थी? रणचूला हाट या फिर बैजनाथ आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा राजधानी आप लोगों ने कनिंघम का नाम सुना होगा। कनिंघम, कनिंघम के अनुसार, कनिंघम के अनुसार लखनपुर या फिर आप बोल सकते हो विराटपतन। लखनपुर या विराटपतन में जो है कार्तिकेय वंश की क्या थी? राजधानी थी। किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि लखनपुर या विराटपतन है कहाँ पे, तो भाई आप लोग ध्यान देना कि जो आपका ये रणचूला हाट है, रणचूला हाट है, रणचूला हाट को ही क्या है इन्होंने जो कनिंघम है इन्होंने रणचूला हाट को ही क्या बताया है? लखनपुर या विराटपतन बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लखनपुर को कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी किसने बताया है? तो कनिंघम ने बताया। बल्कि अगर हम लखनपुर की बात करें तो आपने जो है व्हेन
शांग का नाम सुना होगा, चीनी यात्री हेन शांग जो थे, इन्होंने भी क्या किया है, इसका वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। किसका? लखनपुर का वर्णन हेन शांग ने भी किया है, और उसने भी उसी को रणचूला हाट को ही क्या कहा है, लखनपुर कहा है, जो बैजनाथ के पास है। ठीक है, तो अभिलेखों में कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है भाई अभिलेखों में। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी इनके अभिलेख थे या जो स्रोतों से अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पांडुकेश्वर से। तो एग्जाम में प्रश्न ये भी पेपर में आ चुका है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के सर्वाधिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पांडुकेश्वर से प्राप्त हुआ, और पांडुकेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका चमोली में, है ना। यहाँ से अभी प्रश्न बनेंगे और भी। दूसरी बात कि जो सर्वाधिक अभिलेख है, सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के प्राप्त हुए हैं? है ना, ललित सूरदेव, राजा ललित सूरदेव के जो है, ललित सूरदेव के सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा, सबसे शक्तिशाली राजा थे इस वंश के। इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, इस वंश के राजाओं के बारे में। इस वंश के राजाओं के बारे में हम डिटेल में जो है अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ललित सूरदेव के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, और सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ से मिले हमें? पांडुकेश्वर से या चमोली से मिले हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के। तो कत्यूरी राजवंश के 3 परिवारों की जानकारी मिलती है भाई, 3 परिवारों की जानकारी मिलती है। और इन 3 परिवारों में कितने? 14 शासकों के बारे में हमें इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। कितने? 3 परिवार और 14 शासक जो है, 3 परिवार, इस वंश में कुल 3 परिवार और 14 शासकों की जानकारी मिलती है। 14 शासक है, या इन तीनों परिवार के जो मतलब शासक हैं, उनके बारे में हम एक एक करके परिवार वाइज पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में हम इनको तीनों परिवारों को समाप्त करेंगे, और उसमें आपके सब लगभग सभी राजाओं के नाम भी आ जाएंगे, और उन राजाओं के कहाँ से मतलब किस राजा की जानकारी मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है, वो भी उसी के साथ साथ चलेगा। और इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, और उसको देखते हैं अगले क्लास में।